गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से स्टार्ट करने वाले हैं एलटी में एमसीक्यू बैच शुरू करने वाले हैं। तो चैप्टर वाइज यूनिट वाइज हर यूनिट के एमसीक्यू शुरू कर रहे हैं। जहां जहां आपके डाउट हो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया सर ने, अब उसमें भी आप भेज सकते हैं, अपने डाउट भी भेज देना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम को खराब करना है। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, पहला चैप्टर है सेट्स और जो यूनिट है वहीं से स्टार्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, इसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो भी कवर हो जाएंगे और जो नए मेरे एमसीक्यू हैं वो भी कवर हो जाएंगे। आप लोग ध्यान से इसको करेगा, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें। चलिए पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन भी बोल रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन भी नोट कर लेंगे साथ ही साथ। रूट ऑफ द इक्वेशन लिखा है 9x² माइनस 18 मॉड x। रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ द इक्वेशन 9x² माइनस 18 mod x प्लस 5 इक्वल टू 0। 18 mod x प्लस 5 इक्वल टू 0 belonging to the domain of belonging to the domain of the function fx equals to log x² माइनस x माइनस 2 इच। और पहला ऑप्शन है -5/3, सेकेंड ऑप्शन है माइनस का 1/3 और जो थर्ड ऑप्शन है वो -5/3 -1/3 है और जो फोर्थ ऑप्शन है वो 5/3 1/3 है। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा, सबसे पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझ में आ जाना चाहिए। जैसे क्वेश्चन का मतलब समझ में आएगा तो फिर सॉल्व भी कर ही लोगे। देखो क्या है, क्वेश्चन कह रहा है रूट ऑफ द इक्वेशन 9x² माइनस 18 mod x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसका जो रूट है वो बिलोंग करता है टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू दिस। इस इक्वेशन का रूट जो इसकी डोमेन में बिलोंग कर रहा है वो इनमें से कौन सा है, ये है सवाल। ठीक है, इक्वेशन ये है, इसका रूट जो इसकी डोमेन में बिलोंग करेगा, डोमेन बोले तो प्रांत, जो इस फंक्शन के प्रांत में बिलोंग करेगा वो इनमें से कौन सा होगा, ये कह रहा। ठीक है, तो चलिए सब आप क्या करोगे, यहां पर से पहले इस इक्वेशन का रूट निकालो और इसकी डोमेन निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डोमेन पता होनी चाहिए, आखिर इसकी डोमेन क्या है। देखो डोमेन निकालना है, डोमेन का मतलब जानते हैं। अब जब भी हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी सवाल आएगा, जो टॉपिक हमारे पास आएगा उसको भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, डोमेन की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी फंक्शन का डोमेन क्या होता है, डोमेन किसे कहते हैं। अगर कोई फंक्शन f(x) दे रखा है तो डोमेन का मतलब होता है कि x की वो वैल्यू जिसके लिए वो फंक्शन डिफाइन होता है वो उसकी डोमेन कहलाती है। ठीक है, x की वैल्यू जिसके लिए कोई फंक्शन डिफाइन हो जाता है, ठीक, वो उसकी डोमेन कहलाती है, यानी उसके प्रांत कहते हैं। x के वो मान ये जिनके लिए कोई फलन परिभाषित होता है उसका प्रांत कहलाता है। क्लियर। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए लॉग का फंक्शन लिखा है, तो लॉग की डोमेन को डिफाइन करने के लिए जब भी आपके पास लॉग का फंक्शन है तो कब डिफाइन होगा, डिफाइन होने के लिए इसके लॉग के यहां पर जो नंबर आया है बच्चों, इसको हमेशा 0 से बड़ा होना होगा। एक्चुअली क्यों, क्योंकि 0 से छोटी संख्याओं का लॉग नहीं निकलता है, नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं निकलता है। लॉग इसको डिफाइन होने के लिए x² माइनस x माइनस 2 की वैल्यू 0 से बड़ी होनी होगी। ठीक है, 0 भी नहीं होनी होगी, 0 से बड़ी होनी होगी। तो चलिए अब इसको सॉल्व करके यहाँ से 2 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके 1 आए, क्या फैक्टर बन रहे हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, डोमेन का पता चलेगा। तो चलिए क्या बनेगा, यहाँ से x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं। आपने यहाँ से x कॉमन ले लिया, x माइनस 2 प्लस का 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। पहले में x माइनस 2 आ गया, दूसरे में x प्लस 1 आ गया, 0 से बड़े हैं। ठीक है, अब डोमेन, ऐसे केस में डोमेन निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों फैक्टर को एक एक करके 0 के इक्वल करो। एक बार x माइनस 2 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी, फिर एक बार इसको 0 के बराबर करोगे तो x की वैल्यू -1 आएगी। अब एक नंबर लाइन का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, नंबर लाइन का यूज करते हैं, यहाँ पर x की जितनी भी वैल्यू आ रही है उनको लिख दो। तो जब x की वैल्यू को नंबर लाइन पर लिखेंगे तो ये अलग अलग सब इंटरवल बन जाएंगे। तो देखो सबसे पहले -1 से छोटा नंबर, इस इंटरवल के बीच का नंबर, फिर इस इंटरवल के बीच का नंबर, फिर इस इंटरवल के बीच का नंबर, यहां पर रखिए, जिसको रखने से ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी।
वही डोमेन होंगे, ठीक है, वही उसी उसी वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। चलो ठीक है, -1 से छोटा नंबर क्या होता है, -2 होता है, तो इस इंटरवल के बीच का -2 यहाँ रखेंगे, तो -2 -2 -4 -2 +1 -1 -4 -1 +4 विच इज ग्रेटर देन 0, दैट इज ट्रू। तो दैट मींस x की वैल्यू, एक तो डोमेन क्या होगी, माइनस इंफिनिटी से क्या होगी, माइनस इंफिनिटी से -1, x बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से -1 तक, ठीक है। दूसरा, अगर 1 और 2 के बीच में अगर हम देखते हैं, 1 और 2 के बीच में आने वाला नंबर जैसे कि 1.5 है, 1.5 से 2 को माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा, 1.5 + 1 पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव और इनटू नेगेटिव मिला के नेगेटिव होगा। क्या कोई नेगेटिव 0 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो 1 से 2 के बीच का इंटरवल इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसकी डोमेन नहीं है, ठीक है। तो फिर 2 से बड़ा नंबर 3 आता है, 3 - 2 1 हो जाएगा, 3 + 1 4, दोनों पॉजिटिव हो गए, तो 2 से बड़ा, तो x बिलोंग करेगा यहाँ पर, और साथ ही साथ x बिलोंग करेगा 2 से प्लस इंफिनिटी के बीच में, ठीक है। तो इस फंक्शन की जो डोमेन की बात करी, तो हमें डोमेन मिली इसकी क्या, -इंफिनिटी से -1 यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी, ये है आपके लॉग फंक्शन की डोमेन है, क्या, -इंफिनिटी से -1 यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी। तो अगर नहीं दिख रहा है तो इधर लिख देते हैं, डोमेन आई इसकी -इंफिनिटी से -1 यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी, ठीक है, ये डोमेन आ चुकी है फंक्शन की। अब क्वेश्चन क्या था, चलो इतनी बात समझ में आई होगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि इसका रूट बताना है जो इसकी डोमेन के अंदर आ रहा है। तो अब रूट निकाल लेते हैं, इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है भैया जो इसको सेटिस्फाई करने वाला है। तो इसके लिए क्या है, देखो 9x² माइनस यहाँ पर 18 mod x है, एक बार mod x की वैल्यू +x, mod x की दो वैल्यू होती है, +x और -x होती है, ठीक है। तो एक बार हम +x का इस्तेमाल कर रहे हैं, +x कब होगा, जब x 0 से बड़ा होगा, -x कब होगा, जब x 0 से छोटा होगा। तो 18x + 5 = 0, तो सॉल्व करते हैं, और एक बार x की mod x की जगह -x रख के इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहां से 9 5 जब 45 कैसे फैक्टर ऐड करके 18 आए, 15 3 45 -15x -3x + 5 = 0। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, तो बचा क्या, 3x - 5, और यहां से क्या कॉमन है, माइनस का 1, 3x - 5, तो यहां से x की एक वैल्यू आ रही है 5/3, और यहां से x की वैल्यू आ रही है 3x - 1 0, तो x = 1/3, x की ये दो वैल्यू आ रही है। तो और सेकंड टाइम क्योंकि mod x लिखा हुआ है, तो इस अगेन इसी को हम लिख सकते हैं 9x² व्हेन x < 0, जब x 0 से छोटा होगा, तो उस समय इस फंक्शन की वैल्यू बनेगी 9x² माइनस 18x की जगह mod x की जगह -x करेंगे तो +x हो जाएगा, +5 = 0। फिर 9 5 40, वही फिर फैक्टर करो, जिनको ऐड करके 18 है, 9x² + 15x + 3x + 5 = 0। तो यहां से 3x कॉमन आ गया, तो क्या बचा इसके अंदर, 3x + 5 प्लस का 1 कॉमन करोगे तो 3x + 5 = 0। तो यहां से 3x + 5 दोनों में आएगा, तो x की वैल्यू -5/3, और यहां से x दूसरा है, x की वैल्यू -1/3। तो x की ये दो वैल्यू। अब हमने क्या देखना, हमें इसकी डोमेन देखनी है, डोमेन के अंदर कौन कौन से नंबर आ रहे हैं उनको देखना है, ठीक है। अब x की एक वैल्यू -5/3 है, दूसरी वैल्यू -1/3 है। अब हमें क्या करना है, डोमेन देखनी है कि डोमेन में इनमें से कौन से नंबर डोमेन के अंदर आ रहे हैं। तो देखो कौन से आ रहे हैं, -1 से -इंफिनिटी, 2 से इंफिनिटी के बीच में, 2 से बड़ा तो इनमें एक भी नहीं आया है, कोई भी नंबर 2 से बड़ा नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं है, तो हाँ, अब हम क्या करेंगे, इसमें नेगेटिव वाला नंबर देखो, 2 से छोटा, फिर इनके नेगेटिव, इन जो नेगेटिव आ रहा है इधर, -1 से छोटा कौन सा है, देखो -1 से छोटा नंबर ये है -5/3, -5/3 -1 से छोटा होगा, तो आंसर इसका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। पता चल गया है कैसे किया करके, -5/3 क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है, क्योंकि बाकी कोई भी नंबर -1 से छोटे नहीं, मतलब ऐसा रूट बताना था जो इसकी डोमेन में आ जाए। तो इस क्वेश्चन के द्वारा 2 क्वेश्चन समझाए कि डोमेन कैसे निकालते हैं, उसका पता लगाया सवाल में,
ठीक है, फिर बाकी मॉड वाला सवाल है तो रूट कैसे निकालना वो भी बताया आपको। ठीक है, चलिए दूसरा, उम्मीद कर रहा हूं सभी के समझ में आ रही होगी बात इसमें। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, अगर एफ एक्स की वैल्यू तो बच्चों मॉड एक्स दे रखी है तो एफ इनवर्स एक्स क्या होगा? पहला ऑप्शन है 1/mod x, सेकंड ऑप्शन है माइनस का एक्स, तीसरा ऑप्शन है 1/x और फोर्थ ऑप्शन है डज नॉट एग्जिस्ट। बच्चों क्या लिखा है, अगर एफ एक्स की वैल्यू मॉड एक्स है, मॉडुलस फंक्शन दे रखा, मॉड वाला फंक्शन है, तो एफ इनवर्स एक्स क्या होगा? और आपके पास चार ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 1/mod x, दूसरा ऑप्शन है माइनस एक्स, तीसरा है 1/x, चौथा है डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा करके। तो बता सकते हैं शर्मा जी? नहीं हो रहा, देखो ये इनवर्स निकालने की बात हो रही है बच्चों, इनवर्स निकालने की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब निकलता है? जब वो 1/1 होगा, 1/2 होगा, बाइजेक्टिव होगा, समझ रहे हैं? तो बेटा उस फलन का ही इनवर्स, इनवर्स किस फंक्शन का निकालते हैं? जो 1/1 होगा, जो 1/1 भी होगा साथ में 1/2 भी होना चाहिए, राइट? ये मॉड एक्स का जो फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए, फंक्शन 1/1 होना चाहिए। तो मॉड एक्स का फंक्शन 1/1 नहीं होता है, तो यानी देखो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज नॉट बाइजेक्टिव, ये बाइजेक्टिव नहीं है बच्चों, ये 1/1 नहीं है। सो एफ इनवर्स एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसका इनवर्स नहीं निकल सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? फोर्थ वाला सही होगा। ठीक है, इस फंक्शन का इनवर्स नहीं निकलेगा। ये 1/1 क्यों नहीं है? क्योंकि देखो भैया, अगर आप x की जगह 1 रखो, f1 की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, -1 की वैल्यू क्या आएगी? वो भी 1 आएगी। तो एक से मतलब 1 और -1 की एक यूनिक इमेज हो रही ना, तो ये मिनिमल हो गया, ये 1/1 का है, तो इसलिए इसका इनवर्स नहीं निकलेगा। हाँ फिर ये सवाल आते हुए गलती कर देते हैं बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द पावर सेट, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द पावर सेट A equals to 7, 10, 11। ऑप्शन है 32, 16, 64 एंड 256। ये चार इसके ऑप्शन है। क्वेश्चन क्या पूछा है? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द पावर सेट A equals to 7, 10, 11। ये जो पावर सेट A मतलब जो सेट A है, इसके पावर सेट के कितने सबसेट होंगे, ये आपका सवाल है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, नंबर ऑफ सबसेट बराबर 2 की पावर n। n क्या है? सेट के अंदर आने वाले टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। ठीक है, किसी भी सेट के उप समुच्चय की संख्या कैसे निकालते हैं? 2 की पावर n, इस फॉर्मूले से निकालते हैं, जिससे नंबर ऑफ सबसेट निकाल लिया। ठीक है, n उसमें आने वाले एलिमेंट होते हैं। लेकिन ये सबसेट किसके पूछा है? ये पावर सेट के पूछा है। तो सबसे पहले ए, किसी सेट का पावर सेट कैसे लिखते हैं? पावर सेट क्या है? उसके टोटल सबसेट लिख लो, उन सबसेट का कलेक्शन होगा पावर सेट। तो इसके टोटल सबसेट कितने बनेंगे इस सेट के? टोटल सबसेट ऑफ ए, टोटल सबसेट्स ऑफ सेट ए कितने बनेंगे? 2 की पावर 3, यानी कि 8 बनेंगे। किसके? इसके बनेंगे, सेट ए के सबसेट बनेंगे। और यानी कि इस सबसेट का जो कलेक्शन होगा वो पावर सेट कहलाएगा। इसका मतलब पावर सेट में एलिमेंट कितने आ गए? एलिमेंट इन पावर सेट, एलिमेंट्स इन पावर सेट, पावर सेट में कितने एलिमेंट हैं? 8 है। तो इसके जब पावर सेट में 8 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट
ऑफ इन पावर सेट, नंबर ऑफ सबसेट्स इन पावर सेट। तो पावर सेट में कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर 8, ठीक है। 2 की पावर 8 कौन हो गया इसमें? 256 होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 256, क्लियर। तो अगर एक कोई सेट दे रखा है तो इसमें इसके पावर सेट में कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर 8 यानी कि 256 बनेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? चौथा वाला। कर लो, नोट कर लो, चलो हो गया। अगला क्वेश्चन है, a equals to x such that x greater than -3 less than 3, number of subsets of a, then number of, इसमें ये भी लिखा है एंड x बिलोंगिंग z, ये भी लिखा है। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a एज, पहला ऑप्शन है 120, दूसरा ऑप्शन है 30, तीसरा 31, अगला है 32। ए में -3 से 3 तक के नंबर है, एक्स जेड में बिलोंग कर रहा है, तो -3 से बढ़ाता हूं। सेट ए क्या होगा? देखो क्या है, किस चीज का सेट है देखना, -3 से 3 तक के नंबर का सेट है, इंटीजर का सेट है, मतलब एक्स इंटीजर है। तो -3 और 3 के बीच में इंटीजर क्या आता है? -2, -1, 0, 1 और 2। कितने एलिमेंट हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट हो गए। तो सबसेट कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई के पे बहुत ही आसान था क्वेश्चन आ जाते हैं। लेट सेट ए एंड बी, ए और बी दो सेट हैं जिनके पास 3 और 6 एलिमेंट है, हैव 3 and 6 एलिमेंट, 3 and 6 elements, then minimum number of element in A union B, then minimum number of elements in A union B। A union B में कम से कम कितने एलिमेंट होंगे? पहला ऑप्शन है आपके पास 3, दूसरा है 6, तीसरा है 9 और चौथा है 12। अगर ए और बी वो सेट दे रखें, एक में 3 एलिमेंट है, दूसरे में 6 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बताने? लास्ट चौथा ऑप्शन है 0, सॉरी 12 नहीं 0 है। तो इन दोनों में मिनिमम कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं ए यूनियन बी में? कितने हो सकते हैं? यूनियन का मतलब क्या होता है? हाँ, यूनियन का मतलब मिलाना है, कंबाइन करना है। तो मिनिमम कितने हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं, क्योंकि पहले में 3 है, दूसरे में 6, जब मिलाओगे तो 6 तो होंगे यूनियन, ठीक है। मिनिमम 6 हो सकता है। ये मिनिमम 6 कब आएंगे? जब वो 3 उस वाले 6 में कॉमन बन गए होंगे, ठीक है, इस तरह से। तो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। और इसी में अगर मैक्सिमम पूछा जाए तो 9 हो सकते हैं। ऐसे 6 के 6 एलिमेंट डिफरेंट हो जाए, 3 के 3 डिफरेंट हो जाए, तो मैक्सिमम 9 की पॉसिबिलिटी होती है फिर, ठीक है। मिनिमम ए यूनियन बी में 6 एलिमेंट हो सकते हैं और मैक्सिमम अगर पूछ दिया जाए तो वो 9 हो सकते हैं। क्वेश्चन अगला है, एन यू इक्वल्स टू 700, ये यूनिवर्सल सेट में 7 एलिमेंट है। एन ए इक्वल्स टू 200, एन बी इक्वल्स टू 300, एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 100। तो एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा? तो सिंपल सा सवाल है, एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा? ऑप्शन है 400, 600, 300, 200, 400, 600, 300, 200, ये ऑप्शन है। ये 4 आपके पास ऑप्शन है। इसका जवाब सभी को आना चाहिए।
बहुत ही आसान सा सवाल है। एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, कौन सी प्रॉपर्टी लगा दो? डिमॉर्गन प्रॉपर्टी लगा दो। डिमॉर्गन रूल क्या कहता है सेट्स का? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर क्या होता है? एन ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और एन ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? यूनिवर्सल सेट माइनस एन ए यूनियन बी। सेट्स के अंदर होल कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस एन ए यूनियन बी। ठीक है, अब यहां पर यूनिवर्सल सेट तो ठीक है, 700 नंबर है उसमें, माइनस एन ए यूनियन बी का क्या मतलब होता है? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी निकालने का फॉर्मूला है, तो वैल्यू डाल दो। 700 माइनस एन ए कितना है बच्चों? 200 है। एन बी कितना आपके पास? 300 है। और ए इंटरसेक्शन भी आपके पास 100 है। तो आपको आंसर पता चल जाएगा। 3 और 2 5, 5 में से 1 गया 4, 7 में से 4 गया 300 आ रहा है 300, तो कितना आ जाएगा? 300 एलिमेंट। एंड ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में कितने एलिमेंट है? 300 एलिमेंट है। अगला क्वेश्चन, ये समझ में आया ना? अगला क्वेश्चन है, इन अ कॉलेज ऑफ 300 स्टूडेंट्स, इन अ कॉलेज ऑफ 300 स्टूडेंट्स, 300 स्टूडेंट है इन अ कॉलेज ऑफ 300 स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट रीड 5 न्यूज़पेपर। एवरी स्टूडेंट रीड 5 न्यूज़पेपर। 300 बच्चे हैं किसी कॉलेज में, हर बच्चा 5 न्यूज़पेपर पढ़ता है। एंड एवरी न्यूज़पेपर every newspaper is read by 60 students. Read by 60 students. The number of newspaper is, number of newspaper is, पहला ऑप्शन है एटलीस्ट 30, दूसरा है एट मोस्ट 20, तीसरा है एग्जैक्टली 25, और फोर्थ है एग्जैक्टली 30। एग्जैक्टली 30। क्या सवाल? इन अ कॉलेज ऑफ 300 स्टूडेंट, किसी कॉलेज के 300 विद्यार्थी हैं, हर बच्चा क्या करता है? 5 न्यूज़पेपर पढ़ता है। एंड एवरी न्यूज़पेपर, और जो हर बच्चा 5 न्यूज़पेपर, एक बच्चा मतलब 5 न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, ठीक है। और एंड एवरी न्यूज़पेपर, और हर न्यूज़पेपर इज रेड बाय 60 स्टूडेंट, और हर न्यूज़पेपर 60 बच्चों के द्वारा पढ़ा जा रहा है। एक न्यूज़पेपर को 60 बच्चे पढ़ते रहे, तो बताना वहां न्यूज़पेपर कितने थे, नंबर ऑफ न्यूज़पेपर। कोशिश करिए, चलो कितने न्यूज़पेपर होंगे? चार ऑप्शन है। पहला है कम से कम 30 होंगे, या अधिक से अधिक 20 होंगे, और या फिर एग्जैक्टली 25 होंगे, या फिर एग्जैक्टली 30 होंगे। पता चला? इसने निकाला आंसर? क्या बोला है, क्या पूछा आपसे? नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पूछा ना। अरे सीधे कर ले, ये तो यूनिटरी मेथड से हो जाएगा सर से सवाल। मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर
एक्स मान लो, नंबर ऑफ न्यूज पेपर एक्स मान लो। एक न्यूज पे देखो, एवरी न्यूज पेपर इज रेड बाई 60 स्टूडेंट, एक न्यूज पेपर को 60 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो एक्स न्यूज पेपर को कितने बच्चे पढ़ेंगे? सोचो, एक न्यूज पेपर को बच्चों यहाँ 60 बच्चे एक न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं, तो एक्स न्यूज पेपर को कितने बच्चे पढ़ेंगे? 60 एक्स स्टूडेंट पढ़ेंगे, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? देखो, है ना, मतलब न्यूज पेपर क्योंकि एक्स था, एक न्यूज़पेपर क्या लिखा है? एवरी न्यूज़पेपर इज रेड बाय 60 स्टूडेंट ना, हर न्यूज़पेपर 60 बच्चों के द्वारा पढ़ा जाता है। नंबर ऑफ न्यूज़पेपर बताओ, एक्स मान लो, तो 60 बच्चे की आप हर न्यूज़पेपर को पढ़ दे रहे हैं 60 बच्चे, कोई भी तो न्यूज़पेपर तुमने कहा एक्स है, तो टोटल कितने हो जाएंगे फिर? 60 इंटू एक्स हो जाएंगे। अब इधर क्या करें, देखो टोटल विद्यार्थी, टोटल कितने बच्चे हैं? 300, और कह रहा एक बच्चे कितने पेपर पढ़ रहा है? 5, तो 300 विद्यार्थी कितने पढ़ेंगे? 1500, 300 गुणा 5। यहां देखो ये एक्स न्यूज पेपर कितने ने पढ़ा? 16 टू एक्स। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 300 बच्चों ने कितने न्यूज पेपर पढ़ रखे हैं? 1500। एक ने 5 पढ़े तो 300 ने 1500 पढ़ दिए, तो ये भी ये कॉलेज द्वारा पढ़े गए न्यूज पेपर है, ये भी उसी कॉलेज में पढ़े गए न्यूज पेपर है, तो आपस में बराबर हो गए। सॉल्व भी कर लो, 6 से कट गया 5, एक्स की वैल्यू 25, तो वहां कितने न्यूज़पेपर थे? एग्जैक्टली 25, तो 25 न्यूज़पेपर थे। ठीक है, हटा दो। अगला सवाल, let a equals to 5, then वैल्यू क्या होगी? अगर a इक्वल टू 5 है तो आपने क्या बताना है इसमें? एंड पावर ऑफ 5 कितना आएगा ये आपने बताना है। ऑप्शन है 1 2 3 4, 1 2 3 4। एन का मतलब है संख्या बतानी है। आप अगर इस 5 का 3 बार पावर सेट निकालते हैं तो इसके 3 बार पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे ये बताना है। कितने आते हैं? सभी को मालूम है कितने आते हैं? देखो, सेट ए बराबर 5 है ना, तो इसका पावर सेट निकालो पहले, फिर उसका फिर पावर सेट निकालो, फिर उसका फिर पावर सेट निकालो, उसमें एलिमेंट कितने आएंगे ये आपने बताना है। कितने आएंगे? हो रहा है? हाँ देखो, सबसे पहले इस ए के सबसेट लिखो ना, ये क्या है? नल सेट है। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। नल इसका सबसेट क्या होगा? खुद 5 होगा, तो इसका पावर सेट कितना आएगा? अगर इसका पावर सेट निकालोगे सेट ए का, ये आ गया भाई, इसका सबसेट खुद यही हुआ ना, ये नल सेट है, नल सेट का सबसेट खुद नल सेट हुआ। पावर सेट निकालना है तो उसमें ब्रैकेट लगा दो, पावर सेट बन गया। अब फिर इसका भी पावर चाहिए, तो पावर चाहिए तो पहले इसके सबसेट लिखो, तो सब इसके इस सेट के सबसेट लिखो। अब इसमें एक एलिमेंट आ चुका है इस समय यहाँ पे है, तो इसके सबसेट कितने आएंगे? 2, एक तो खुद ये होगा, दूसरा नल सेट भी सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब ये इस सेट के सबसेट आ गए। नल सेट जो होता है यानी जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। तो अब इसका पावर करना है तो इसमें फिर ब्रैकेट लगा दो, तो 2 बार पावर आ जाएंगे, तो 2 पावर आ गए। अब इस 2 पावर में कितने एलिमेंट है जी? 2 एलिमेंट हो गए। ये 5 अभी एलिमेंट का काम कर गया, एक एलिमेंट ये, दूसरा एलिमेंट ये। अब इसके सबसेट लिखोगे, इसके सबसेट कितने आएंगे? 2 की पावर 2, 4 बनेंगे। नंबर ऑफ एन, 2 की पावर n होता है ना सबसेट निकालने का फॉर्मूला, 2 की पावर n यानी 2 की पावर 2, n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इसके सबसेट कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। उन सबसेट का ब्रैकेट में लिख दोगे तो पावर सेट हो जाएगा। तो पावर सेट में जो सब ब्रैकेट के अंदर जो सबसेट आए हैं वो एलिमेंट का काम करेंगे पावर सेट के। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट आ जाएंगे? फिर 4 एलिमेंट आ जाएंगे। समझ में आ गई बात?
भाई इसमें कितने एलिमेंट आपके पास? 2 एलिमेंट है ना, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर 2। तो इसके 2 की पावर 2 यानी 4 सबसेट। मान लिया इसके 4 सबसेट हैं, ए बी सी डी, इसके 4 सबसेट हैं, और इन सबसेट को ब्रैकेट में कर दोगे तो पावर सेट बन जाएगा, नहीं बन जाएगा इनका? ये पी का भी पी पावर बन जाएगा, 2 पावर का भी पावर बन जाएगा, ठीक है। और उसके एलिमेंट कितने होंगे उसके अंदर? 1 2 3 4, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? 4। अगला क्वेश्चन, डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/√25 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 के अपॉन में लिखा है √25 माइनस एक्स स्क्वायर। पहला ऑप्शन है -5 to 5, सेकेंड ऑप्शन है -5 से 5, तीसरा ऑप्शन है -5 से 5, चौथा ऑप्शन है और रियल नंबर एक्स है -5, -5 to 5। ये लिखो, ऐसे लिखा चौथा ऑप्शन, और रियल नंबर एक्स है -5,5। तो इसका सही जवाब क्या होगा? फंक्शन का प्रांत क्या, इस फलन का प्रांत क्या होगा? ये 4 ऑप्शन आपके पास है। डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/√25 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन का प्रांत आपको ढूंढना है, तो क्या होगा सही जवाब? अच्छा, तो पहला वाला नहीं होगा तो क्या होगा फिर? तो जैसे आप, चलिए इसके द्वारा मैं आपको 2 क्वेश्चन समझा रहा हूँ, घबराना नहीं। अगर अपॉन में भी लिख दिया तो क्या प्रॉब्लम है? पेपर में क्वेश्चन आया था पिछली बार, √16 माइनस एक्स स्क्वायर का डोमेन क्या है? आंसर क्या था? -4 से 4 लिख लेते। अगर ये √25 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए तो आंसर क्या होगा? -5 से 5 होगा, नहीं होगा? अगर √9 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया जा रहा है तो क्या होगा? -3 से 3। ये इनकी डोमेन है सबकी, ठीक है। लेकिन इस समय सवाल में यही चीज अपॉन में आ गई। तो मैंने आपको सबसे पहले डोमेन की डेफिनेशन तो बताई थी अभी थोड़ी देर पहले भी एक सवाल में। डोमेन का क्या मतलब होता है? डोमेन का मतलब होता है बच्चों एक्स के वो मान जिनके लिए फलन परिभाषित होगा। वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड। एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए एफ एक्स डिफाइन होता है वो उसका डोमेन कहलाता है। तो डिफाइन होने के लिए क्या होना है? अंडररूट के अंदर कोई भी संख्या अगर नेगेटिव है तो वो नॉट डिफाइन है, क्योंकि वो रियल नंबर के लिए नॉट डिफाइन है, क्योंकि इसकी वैल्यू इमेजिनरी आएगी। समझ गए? रूट के अंदर डिफाइन होने के लिए, एक रियल नंबर के लिए डिफाइन होने के लिए हमेशा नंबर 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 या 0 से, क्योंकि 0 का अंडररूट आ जाता है, और दूसरा 0 से बड़े नंबर पॉजिटिव, हर पॉजिटिव नंबर का अंडररूट निकलेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई नंबर अगर अपॉन में हो तो अगर मैंने कहा कि 25 माइनस एक्स स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा है कहूं मैं कहूं कि अगर ये 0 भी हो जाए तो ये 1/0 फिर से नॉट डिफाइन बन जाएगा। तो जैसे ही कोई संख्या अगर अपॉन में आ जाए, रूट वाला नंबर अगर डिनोमिनेटर में हो जाए तो फिर वो 0 नहीं हो सकती है, बल्कि 0 से बड़ी होगी हमेशा। क्योंकि फिर अगर आपने 25 माइनस एक्स स्क्वायर को 0 मान लिया तो तब भी नंबर नॉट डिफाइन हो जाता है। नॉट डिफाइन के 2 ही केस होते हैं, एक रूट वाले को देखिएगा और एक नॉर्मल जो अलजेब्रा है उसमें डिनोमिनेटर दिखेगा। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर यानी जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए, और रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। रूट के अंदर यहां पे नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ रहे मेरे बात को? ये 2 केसेस नहीं होने चाहिए। तो अगर आप इसका मतलब आप ये अंडररूट को डिफाइन होने के लिए नंबर 0 या 0 से बड़ा होता है, जैसे अंडररूट डिनोमिनेटर में होगा तो फिर 0 से बड़ा ही होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बस अब यहां से अब हम क्या करेंगे, अब एक रफ वर्क आप क्या करते हैं कि 25 माइनस एक्स स्क्वायर को 0 के इक्वल करना है, तो 25 बराबर एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स इक्वल टू +-5 है। ध्यान से सुनिए डोमेन निकालने वक्त। अभी आप टीचर बन के जाओगे सही ना, अभी तो आप कौन सी क्लास में पढ़ाएंगे? वहां 9th 10th पढ़ाएंगे ना, ठीक है ना।
6 to 10 पढ़ाएंगे। तो लेकिन जैसे ही अगर कभी कोई टीचर आपसे तो आपको 11वीं क्लास में भेज देंगे तो और डोमेन तो चाहिए होगा ना, तो डोमेन हिस्ट्री आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या है, +-5 आएगी। तो आप क्या करेंगे, यहां से एक नंबर लाइन का इस्तेमाल करेंगे, इसमें इन दोनों नंबर को लिखो, -5 है और इधर +5 है, ठीक है। और जब भी बच्चों को पढ़ाओ तो ये डोमेन वाला कॉन्सेप्ट तो हर बच्चे का क्लियर करो। फंक्शन में फंक्शन वाला चैप्टर तो इतनी तल्लीनता से पढ़ाइएगा स्कूल में कि बच्चे की मैथ से हमेशा उसको आसान लगेगी उसकी बात। तो देखो यहाँ पहला एक इंटरवल ये है, दूसरा इंटरवल ये है, तीसरा इंटरवल ये है। अब आप क्या करेंगे, इस इंटरवल के बीच का कोई नंबर उठा के यहां रखेंगे। अगर ये सेटिस्फाई होता है तो ये आंसर होगा, सेटिस्फाई नहीं होगा तो ये वाला इंटरवल आंसर नहीं होगा। ये तरीका होता है, ठीक है। तो चलिए -5 से छोटा नंबर -6, -6 एक्स की जगह रखना है, तो -6 का स्क्वायर 36, 25 में से 36 को माइनस करोगे तो माइनस का 9 आएगा, विच इज ग्रेटर देन 0 इज नॉट, इज ट्रू, इज नॉट ट्रू। ये कह रहा है कि 25 - 36 इज ग्रेटर देन 0, नॉट ट्रू ना, वो ट्रू थोड़ी है। तो दैट मींस ये इसका आंसर नहीं हो सकता। अब -5 और 5 के बीच के नंबर रखो, तो -5 और 5 के बीच का कोई भी नंबर, चलो 0 उठा के रख दिया तो 25 आ गया, 25 0 से बड़ा होता है, यस। तो आंसर क्या होगा, -5 से 5 वाला। और ऐसे 5 से बड़ा नंबर भी नहीं होगा, 5 से बड़ा 6 रखोगे तब भी 25 - 36 अभी माइनस का 9 विच इज ग्रेटर देन 0 इज नॉट ट्रू। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, -5 से 5 होगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि -5 से 5 ये भी है और ये भी है, तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, ये ऑप्शन नंबर बी होगा। क्योंकि इस वाले में क्या है, -5 और 5 दोनों इंक्लूड है। इंक्लूड कब होते हैं, जब यहाँ पर बच्चों इक्वलिटी का साइन होता तो ये इंक्लूड हो जाते हैं। इक्वलिटी का साइन नहीं होता है तो इसका मतलब ये फिर ओपन इंटरवल में आते हैं, तो इसलिए इसकी डोमेन क्या होगी, -5 से लेके 5 तक होगी। समझिए, तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। और यही चीज अगर अपॉन में ना होके न्यूमिनेटर में होता तो फिर ऑप्शन नंबर पहला होता, ठीक है। अब जैसे लास्ट ईयर सवाल पूछ लिया था ना आपसे, √16 - x² पूछा था, तो वो 1/√16 - x² भी तो पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू √25 - x²। अब इसी फंक्शन की रेंज क्या होगी, आपके ऑप्शन है, सेम ऑप्शन है, -5 to 5, सेकेंड ऑप्शन है 0 to 5, थर्ड ऑप्शन है -5 to 0 एंड फोर्थ ऑप्शन है -5 to 5, और एक ऑप्शन और लिख रहे हैं -∞ से ∞। तो सही जवाब क्या होगा ढूंढना है। रेंज ऑफ फंक्शन f(x) लिखा है √25 - x²। तो बच्चों देखा, जब भी अंडर का सवाल आए तो रेंज निकालने के लिए डोमेन का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। डोमेन क्या होगी, डोमेन निकालने के लिए 25 - x², 0 या 0 से बड़ा होगा, तो यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो +-5 आएंगी। नंबर लाइन का इस्तेमाल करोगे, तो अभी मैंने आपको बताया इससे पहले वाले सवाल पे कि -∞ से ∞, पहले यहाँ का नंबर रखो, फिर यहाँ का रखो, फिर यहाँ का रखो, इसको रखो, तो ये वाला सेटिस्फाई करेगा। तो डोमेन होगी -5 से लेके 5, इसमें क्लोज इंटरवल में इस समय, ठीक हो गया। अब रेंज हमें क्या निकालना, रेंज निकालनी है, तो रेंज निकालने के लिए आप डोमेन का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखो इसका क्या मतलब है, सिंस वी हैव, हमारे पास जो x की वैल्यू है बच्चों -5 से +5 तक है। जैसे आप इस x का स्क्वायर करेंगे, x का स्क्वायर करोगे, x की वैल्यू -5 से 5 है, स्क्वायर करोगे तो क्या होगा बताओ, हाँ जैसे स्क्वायर करेंगे तो इधर 0 आएगा और इधर 25 आएगा। इधर ध्यान रखिएगा कि जब x की सबसे छोटी वैल्यू -5 है और सबसे बड़ी वैल्यू 5 है, लेकिन जैसे x स्क्वायर करेंगे उसकी सबसे छोटी वैल्यू 0 आएगी और सबसे बड़ी वैल्यू 25 आएगी, ठीक है। ये चीज है, क्योंकि -5 -4 -3 ये सब x की वैल्यू है, तो लेकिन जैसे इनकी स्क्वायर कर रहे हैं तो वो सब 25 16 9 ऐसे हो रहे हैं, लेकिन एक नंबर ऐसा भी आएगा इनके बीच में 0 आएगा, उसका स्क्वायर 0 ही होगा, तो 0 की, तो इसलिए स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू 0 मिली। अब हमने क्या करना होता है ना, ये x स्क्वायर, इस x की मदद से
पूरे सवाल को ऐसा बनाना है, यानी इसको ये इस x को fx बनाना है, मतलब ये बनाना है। ठीक है, अब अभी हम पहले स्क्वायर किया हमने, क्यों किया? क्योंकि यहां पर स्क्वायर आया था। अब इस स्क्वायर के आगे माइनस का साइन लगाएंगे, क्योंकि इसके आगे माइनस है। तो जैसे ही माइनस से इंटू करते हैं तो सारा मामला बदल जाता है, जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा, जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, माइनस से इंटू करते वक्त लीनियर इनइक्वालिटी के साइन बदल जाते हैं। तो अब इस माइनस एक्स स्क्वायर के आगे बच्चों 25 ऐड हुआ है, तो जैसे ही आप इसको 25 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 25 माइनस एक्स स्क्वायर, सभी में 25 ऐड कर दो। इधर 0 प्लस 25, 25, इधर 25 ऐड करेंगे तो 0 आएगा। 25 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से 25 के बीच में आएगी। और जैसे ही आप इसका अंडर लोगे तो अंडर 25 माइनस एक्स स्क्वायर कितना आएगा? देखो, 25 का अंडर 5, 0 का अंडर 0, तो 0 से 5 के बीच में। और ये रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर जो है यही तो fx है, तो fx का मान 0 से 25 के बीच, 5 के बीच में आ रहा है। रेंज का मतलब fx की वैल्यू कहां से कहां तक आएंगी, वो रेंज है, तो 0 से लेके 5 तक आ रही है, जिसमें 0 आ रहा है और 5 भी इंक्लूड होगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेंज निकालने का तरीका है बच्चों। तो रेंज क्या हो जाएगी इसकी? 0 to 5 हो जाएगी। अगर रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर अंडर 25 माइनस एक्स स्क्वायर की बात करें तो आंसर क्या होगा? 0 से लेके 5 होगा। क्लियर? फिर 0 to 5, हाँ क्या आई थी अभी? हाँ कभी वही आनी है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर बी आर रिलेशन ओवर द सेट, आर बी आर रिलेशन over the set n cross n, over the set n cross n, and it is defined as a comma b related to c comma d. This implies a plus b equals to b plus c. Then r is number first, symmetric only, number 2 transitive only, नंबर थर्ड है रिफ्लेक्सिव ओनली, नंबर फोर्थ इक्विवेलेंस ओनली, नंबर फोर्थ इक्विवेलेंस। ये क्या सवाल है? क्या बोल रहा है? आर बी आर रिलेशन ऑन द सेट एन क्रॉस एन, एन बोले थे नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं को प्राकृतिक संख्याओं से ही मल्टीप्लाई किया गया है ना, उनका ऑर्डर पेयर मल्टीप्लाई करके ऑर्डर पेयर के नंबर है उसमें। एन क्रॉस एन का एक सेट है आपके पास, उसके नंबर के बीच में कुछ रिश्ता है। क्या रिश्ता है? कि उसके जैसे एक नंबर है ए कोमा बी, दूसरा है सी कोमा डी, क्योंकि एन क्रॉस एन लिखने तो ऑर्डर पेयर में नंबर आएंगे। ए बी का सी डी के साथ रिलेशन है, और रिलेशन क्या है कि ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी, यानी कि क्या रिश्ता दे रखा है? ए मतलब पहला एलिमेंट प्लस डी, डी मीन्स चौथा एलिमेंट, पहले को चौथे से जोड़ रहे हैं और दूसरे को तीसरे से जोड़ रहे हैं बच्चों, दूसरे को तीसरे से ऐड किया जा रहा है, और रिजल्ट दोनों के बराबर है कह रहा है। पहला और चौथा ऐड करके वही आ रहा है जो दूसरा और तीसरा ऐड करके आ रहा है। तो ऐसे में कह रहा है कि ये जो रिश्ता है आर, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ऐसा रिलेशन क्या होगा? पहला है सिमेट्रिक, हिंदी में बोलते हैं सममित, दूसरा है ट्रांजिटिव, हिंदी में बोलते हैं संक्रामक, तीसरा है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव को हिंदी में बोलते हैं स्वतुल्य संबंध, और चौथा है इक्विवेलेंस, जिसका मतलब है तुल्यता संबंध। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो बच्चों इसका सही जवाब मेरे अकॉर्डिंग होगा इक्विवेलेंस रिलेशन, ये तुल्यता संबंध होता है। क्यों होता है देखिए, चले एक एक करके चेक कर लेते हैं।
सबसे पहले अच्छा, इक्विवेलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। जो रिलेशन बेटा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है वही इक्विवेलेंस होता है। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या करना है। हाँ, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि जो सेकंड पेयर है ना सी डी, उसकी जगह ए बी का ए बी से होना चाहिए, मतलब ए का ए के साथ संबंध होना चाहिए। तो जैसे हम ए बी रिलेटेड टू ए बी करेंगे अब सी डी की बजाय। ठीक है, और देखेंगे कि पहले से चौथा ऐड करना है हमको, तो पहले से चौथा ऐड कर दिया तो ए प्लस बी, रिश्ता तो ये बना रखा ना, इस नियम के अनुसार ये रिश्ता बना हुआ है कि पहले से चौथा ऐड हुआ है और दूसरे से तीसरा ऐड हुआ है, तो दूसरे से तीसरा ऐड करेंगे तो क्या देखो ये दोनों बराबर है नहीं है, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, ऑब्वियसली होता है, जब ए और बी तो नेचुरल नंबर है, तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होगा ही होगा, तो इसका मतलब ए बी का ए बी के साथ रिलेशन होगा, ये स्वतंत्र है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं, क्या ये सममित है या नहीं है। सिमेट्रिक के लिए आप क्या चेक करते हैं कि अगर ए बी का रिश्ता सी डी से है तो सी डी का रिश्ता ए बी से भी होना चाहिए, तो अब इसी की मदद से लाना है, तो अब तो दिस इंप्लाइज सी डी का रिश्ता ए बी से होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा आ जाएगा तो आप इसको सममित कहेंगे। तो कैसे होगा, चलो ए बी का रिश्ता सी डी से क्या क्या देखा आपको, ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी, मतलब पहला प्लस चौथा सेकंड प्लस थर्ड, पहला प्लस चौथा सेकंड प्लस थर्ड, ये देखिए। अब इसी की मदद से आपको लाना है, ये लाना है, ये लाने का मतलब क्या लाना है आपको मालूम है, पहला प्लस चौथा यानी सी प्लस बी बराबर डी प्लस ए, ये लाना है। अगर आप ऐसा लाने में कामयाब हो जाते हैं इसकी मदद से, तो रिश्ता सिमेट्रिक कहलाएगा, सममित कहलाएगा। ठीक है, इसी की मदद से लाना होता है ये वाला पार्ट। तो कैसे लाओगे, चलो इस बी प्लस इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी प्लस सी बराबर ए प्लस डी लिख सकते हैं, और दिस इंप्लाइज, चलो अब एलएचएस इक्वल टू बच्चों आरएचएस लिखा है तो आरएचएस इक्वल टू एलएचएस तो आप लिख सकते हो। तो अब आप इसका ऑर्डर चेंज करो, बी प्लस सी को आप सी प्लस बी लिख सकते हैं, ए प्लस डी को आप डी प्लस ए लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। ऑर्डर चेंज कर दिया दोनों ओर, क्योंकि नेचुरल नंबर है ऐसा इसलिए लिखा जा सकता है। तो सी प्लस ए सी प्लस बी बराबर डी प्लस ए, तो यानी कि इसकी मदद से ये चीज आगे जो हमको लानी थी, सी प्लस बी बराबर डी प्लस ए, और सी प्लस बी बराबर डी प्लस ए होने का मतलब है कि सी डी ने ए बी से भी रिलेशन बना दिया, तो सी डी ने रिलेशन किससे बना दिया, ए बी से, तो दैट मीन सिमेट्रिक भी होगा। ठीक है, ये बी प्लस सी, ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी है, इसकी मदद हमने पहले इसको इधर लिख दिया तो इसको ऐसे लिख दिया, एलएचएस अगर आरएचएस के बराबर है तो आरएचएस एलएचएस के भी बराबर होगा। फिर दोनों का ऑर्डर चेंज किया, जैसे देखा तो ऑर्डर चेंज करके वही चीज आ रही है जो हमको लानी थी। ठीक है, अगर ऐसा लाने में हम कामयाब हो रहे हैं तो दैट मीन सी डी और ए बी का भी रिश्ता है, तो दैट मीन ये सिमेट्रिक हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना है, जो आपको लाना है उसको पहले साइड में लिख लो, आखिर क्या लाना है, फिर इसी की मदद से ये जो ये ए बी रिलेटेड टू सी डी जो दे रखा है, इसकी मदद से ऐसा बनाने की कोशिश करो। अगर बनाने में कामयाब हो रहे हो तो सिमेट्रिक बन रहा है, नहीं बन पा रहा है तो दैट मीन सिमेट्रिक नहीं हो रहा होगा। ठीक है, फिर अगला है, क्या ये रिश्ता ट्रांजिटिव है। अब इसका ट्रांजिटिव देखो, मैंने कहा ना ये इक्विवेलेंस है, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, अब ये ट्रांजिटिव भी बन रहा होगा। तो देखो ट्रांजिटिव कैसे करते हैं, सबसे पहले ए बी का रिश्ता सी डी के साथ, इसके द्वारा मैंने आपको ये टॉपिक समझा दिया पूरा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए बी का रिश्ता सी डी के साथ है, क्या है, ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, जैसे ए बी का रिश्ता सी डी से दे रखा है, तो एक पेयर अपनी ओर से लाते हैं, क्या, सी डी का रिश्ता होगा अगला पेयर ई एफ से, ए बी सी डी ई एफ। अगर ए का रिलेशन बी से है, बी का सी से है, तो ए का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए, तो वो रिश्ता ट्रांजिटिव कहलाता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर क्या लिखा, ए बी का सी डी से एंड सी डी का ई एफ से, क्या होगा, देखो सी प्लस एफ बराबर डी प्लस ई होगा। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब ये दो आपने अपनी ओर से, ये गिवन होता है, ये खुद से लेना होता है, इन दोनों की मदद से ए बी का रिश्ता ई एफ से होगा, ये आपको वेरीफाई करना होता है। अगर ए बी का रिश्ता ई एफ से हो जाए, ए बी का रिश्ता हो जाए ई एफ से, तो ये ट्रांजिटिव बन जाएगा। ठीक है, अगर ए बी का रिश्ता हो जाए किससे, ई एफ से, तो जो ए बी का रिश्ता ई एफ से, इसका मतलब क्या आपको ला रहे हैं, देखिए आप ए बी का रिश्ता ई एफ से कब बनेगा, जब ये आ जाए ए प्लस एफ बराबर बी प्लस ई आ जाए, तो आप कहोगे कि ए बी का रिश्ता ई एफ से। अब इन दो इक्वेशन की मदद से क्या ऐसा आ सकता है, देखो अगर इन दोनों इक्वेशन की मदद से ये आएगा तो दैट मींस ऑफ कोर्स ए बी ई एफ से भी संबंध बना रहा है। तो चले कैसे, इन दोनों इक्वेशन ऐड कर देते हैं, दोनों को जोड़ दो,
ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ बराबर बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इन दोनों को ऐड करने से ऐसा मिल पा रहा है। देखो क्या कट रहा है, डी से डी कट गया, सी से सी कट गया, तो ए प्लस एफ बराबर बी प्लस ई आ गया, ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई आ गया ना। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, ए प्लस एफ बराबर बी प्लस ई आ गया, तो इसका मतलब हो गया कि ए बी का रिश्ता ई एफ से भी है, ए बी का रिश्ता ए एफ से भी है, तो ये रिश्ता ट्रांजिटिव भी है। तो अब ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो रहा था, इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही सेम एक क्वेश्चन है, आप लोग घर पर ट्राई मारिए। ए बी का रिश्ता सी डी से दिया है और रिश्ता है ए डी बराबर बी सी, तो क्या ये रिश्ता क्या होगा, वही चार ऑप्शन थे, ये आप सभी का घर में ट्राई करने के लिए क्वेश्चन है, बाकी स्टेटमेंट एज इट इज है जो अभी क्वेश्चन में दिया था, ठीक है। ये भी इक्विवेलेंस होता है, आप लोग ट्राई करेगा इसको, ठीक है। और समझ गए मेरी बात को। और एक इसी में है ए कोमा बी का रिश्ता है सी कोमा डी से, और वो लिखा है ए डी ब्रैकेट बी प्लस सी बराबर बी सी ब्रैकेट ए प्लस डी। चेक कर रहे हैं कि ये रिश्ता क्या होगा। ये दो सवाल, एक और दो, ये आपके होमवर्क के, ठीक है, इसी से रिलेटेड दो सवाल है, आप देखेगा इनको, ये आपको आर डी शर्मा में मिलेगी क्लास 12 की, ठीक है, क्या करके दोनों इक्विवेलेंस होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सेट है ए इक्वल टू 1 2 3 और एक रिश्ता दे रखा है 1 का 2 से है, 3 का 1 से है। ऐसा रिश्ता है 1,2 and 3 r equals to 1,2 and 3,1, then r is, पहला है रिफ्लेक्सिव, दूसरा है सिमेट्रिक, तीसरा है ट्रांजिटिव, चौथा है कुछ भी नहीं इनमें से। चौथा पूछ रहा है कोई भी कुछ भी नहीं होगा, तो सही जवाब क्या है, कोई भी महानुभाव इसका आंसर दे सकता है, कोई भी बच्चा। हाँ हाँ समझिए। और कोई तीसरा होगा सही जवाब। सारे बच्चों ने देख लिया होगा, सोच भी लिया होगा इसका सही जवाब क्या होना चाहिए करके। मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा, क्या होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, उमेश मिश्रा जी क्या होगा इसका जवाब, नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, अच्छा देखो यहां पर क्या लिखा है, आप जो चेक करें, देखो रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं होगा कि 1 का 1 के साथ होना चाहिए था, तो यहां नहीं दे रखा है। 2 का 2 के साथ होना चाहिए था, 3 का 3 के साथ होना चाहिए था, यहां कुछ नहीं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब हर एलिमेंट का खुद के साथ संबंध होगा तो रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक कब होता है, जब ए का बी के साथ है तो बी का ए के साथ भी होना चाहिए, 1 का 2 के साथ है तो 2 का 1 के साथ भी होना चाहिए। ट्रांजिटिव कब होता है कि अगर 1 का 2 से है, 2 का 3 से है तो 1 का 3 से, इस टाइप से देखते हैं। या फिर ऐसे रिश्ते हो जाए, जैसे कहीं पर कोई रिश्ता इस तरह से दे दिया, जैसे ए कॉमा बी दे दिया पहला, दूसरा दे दिया ई कॉमा एफ और बोला कि क्या ये ट्रांजिटिव है, तो यस ये है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कब चेक करते हैं है या नहीं है करके ना, मतलब ए का बी से है, बी का सी से है तो ए का सी से होना चाहिए। ऐसा कब चेक करते हैं, जो बी पर खत्म हो रहा अगला बी से शुरू होने वाला मिले, तो तब ए का सी से होना चाहिए वहां जरूरी। अगर कोई ऐसा मिल रहा है ये जहां पर खत्म हो रहा है इससे शुरू होने वाला दूसरा एलिमेंट मिल ही नहीं पाए तो भी ट्रांजिटिव होता है, इस बात को नोट करना। तो जहां पर ये खत्म हुआ है इससे स्टार्ट होने वाला अगर दूसरा पेयर मिल ही नहीं रहा है तो भी ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, लेकिन इस सवाल में आपको लग रहा है कि ऐसा ही बात हो रही है, नहीं हो रही है। ये 2 पर खत्म हो रहा तो 2 से शुरू होने वाला नहीं मिल रहा है, तो अब आप जरूरी नहीं कि पहला पेयर है, पहला पेयर इसको ले लो ना,
पहला पेयर क्या है 3,1, कहां पर खत्म हुआ है 1 पे। फिर दूसरा क्या है 1,2, ये 1 पे खत्म हुआ तो ये 1 से शुरू भी तो हो गया। ये है ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है और ये सी का काम कर रहा है। ए का बी से है और यहां पर बी का सी से हो रहा है, तो अब ए का सी से होना चाहिए ना, 3,2 भी तो होना चाहिए इसमें, तो 3,2 यहां बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो नन ऑफ दिस इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ध्यान रखना है, यहां पर गड़बड़ बिल्कुल नहीं कर रही है, तो इसका सही जवाब क्या होगा नन ऑफ दिस। ठीक है, क्लियर। अगर मैं इसमें ये लिख देता, इसी क्वेश्चन को लिख देता, आर इक्वल टू ऐसे लिख देता 1,2, फिर लिख देता मैं 3,3, अब क्या होता, अब ये ट्रांजिटिव हो जाता, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए 3 का 3 से है तो 2 का 2 से भी होना है, 1 का 1 से भी होना है, वो नहीं दे रखे हैं। ठीक है, लेकिन इस समय ट्रांजिटिव होगा। ठीक, सिमेट्रिक नहीं होगा, सिमेट्रिक इसलिए नहीं होगा 1 का 2 से है तो 2 का 1 से भी यहां होना चाहिए था, नहीं दे रखा है। ठीक है, 3,3 लिखा है, तो अब ये ऑड पेयर है, ये 1,2 2 पर खत्म हुआ है और ये 3 पर खत्म हुआ है, तो ये 2 पर खत्म हुआ तो 2 से शुरू होने वाला नहीं है, ये 3 पे खत्म हुआ है तो 3 से स्टार्ट होने वाला पेयर नहीं मिल रहा, तो सो इट इज ट्रांजिटिव, केवल संक्रामक होगा ये ओनली, अब ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आया होगा, ट्रांजिटिव रिश्ते कैसे चेक करते हैं करके। ठीक है, कितने सवाल हो गए हैं? 14 हो गए। चले अगला क्वेश्चन, रिलेशन x बराबर मॉड y, x कितना लिखा है मॉड y, ये रिलेशन है, x इक्वल टू मॉड y इज, पहला ऑप्शन है सिमेट्रिक, दूसरा है रिफ्लेक्सिव, तीसरा है ट्रांजिटिव, चौथा है इक्विवेलेंस। क्या होगा, x बराबर मॉड y दे रखा है बच्चों, कैसा रिश्ता होगा, सिमेट्री होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा या इक्विवेलेंस होगा? सही जवाब देने वाले को 5 करोड़, जल्दी। क्या हो सकता है बताओ, x बराबर मॉड y है तो क्या ये सिमेट्रिक होगा रिश्ता, रिफ्लेक्सिव होगा या ट्रांजिटिव होगा या इक्विवेलेंस होगा? देखो, अच्छा देखो, अरे रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? रिफ्लेक्सिव के लिए x बराबर मॉड x से करोगे, क्या ऐसा संभव है? आपने x को -1 कर कंसीडर कर लो, तो -1 बराबर मॉड -1, विच इज ट्रू नॉट, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य नहीं होगा, क्योंकि अगर x को -1 आपने इमेजिन किया तो -1 मॉड -1 के बराबर होना चाहिए, कह रहा है ना, वो नहीं हो सकता है, -1 का मॉड तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए y की जगह पर भी x ही करना पड़ेगा ना, दोनों को सेम करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा भाई, x बराबर मॉड y कह रहा है, मतलब तो इसका मतलब y बराबर मॉड x आना चाहिए। ठीक है, कोई फिर वही आपने कहा x को 1 कर लिया, y को -1 एज्यूम कर लिया, तो देखो हो रहा है ना 1 बराबर मॉड -1 हो रहा है, यानी x बराबर मॉड y हो रहा है, देखो x की जगह 1 है, y की जगह -1 है, तो दोनों बराबर तो हो रहे हैं। अब क्या y बराबर मॉड x हो रहा है, क्या ऐसा हो रहा है? y का मान क्या है -1 बराबर मॉड x, x की जगह +1, तो यानी इसका मतलब -1 बराबर +1 होना चाहिए, क्या ऐसा हो रहा है? नहीं होगा ना, तो y बराबर मॉड x नहीं होगा, तो इसलिए सिमेट्रिक भी नहीं होगा, x का y से है तो y का x के साथ संबंध नहीं हो रहा है। अब ट्रांजिटिव चेक करो, अब जब रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, तो चौथा ये भी हट ही गया, तो अब बचा क्या? ट्रांजिटिव। ठीक है, तो क्या हो गए? ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव क्या होगा, कैसे होगा भाई? x बराबर मॉड y है, y बराबर देखो, अब x बराबर मॉड y है,
ऐसी y बराबर मॉड z होगा, तो x बराबर क्या मॉड z होगा? यस ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि यहां से y का मान यहां रख दो, मॉड y की जगह मॉड z रखो, मॉड ऑफ, देखो मॉड z का z, यानी इसे मॉड की प्रॉपर्टी से सिंगल मॉड लिखते हैं, तो x बराबर मॉड z आ गया, तो ये ट्रांजिटिव है, यस इट इज ओनली ट्रांजिटिव। हाँ, ये तो खाली रिलेशन की बात करती है, उसमें जनरली रियल नंबर के लिए बात हो रही, जब कुछ दिया ही नहीं है तो सारे रियल नंबर के लिए बात हो रही, ठीक है। हाँ हाँ, तब इस वजह से खाली रिलेशन x बराबर मॉड वाई रखा है, पर्टिकुलर नेचुरल नंबर या इस तरह से लिखेगा तो फिर सोचना पड़ेगा क्या है, क्योंकि हाँ राइट। फिर बाकी ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन on a set having two elements, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा 6, अगला 12, अगला 18। एक सेट है जिसमें दो एलिमेंट हैं, तो कितने एंटी सिमेट्रिक रिश्ते बनेंगे? एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो सममित होता है, शायद एंटी सिमेट्रिक को क्या बोलते हैं बच्चों? विषम सममित बोलते हैं, हिंदी नाम जो भी है आप लोग चेक कर लेना, गूगल कर लेना, एंटी सिमेट्रिक को क्या बोलते हैं करके हिंदी में, ठीक है। तो ऐसे कितने, मतलब ये सममित का है और ये एंटी सिमेट्रिक है, क्या नाम है आप देखिएगा, ध्यान नहीं आ रहा मुझे हिंदी में नाम इसका। बोला कि एक सेट में अगर दो एलिमेंट हैं तो इसके एंटी सिमेट्रिक कितने रिश्ते बन पाएंगे, ठीक है। तो एंटी सिमेट्रिक क्या होते हैं जानते हो? रिश्ता, देखो एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, अगर ए बी का रिश्ता बी ए से है, सॉरी ए का रिश्ता अगर बी से है तो बी का रिश्ता ए से होगा। सिमेट्रिक क्या होता है, अगर ए का रिश्ता बी से है तो बी का रिश्ता ए से होगा, ठीक है, ये सिमेट्रिक होता है। अब यहां पर क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए का रिश्ता बी से है एंड बी का रिश्ता ए से है, इंप्लाइज दैट ए बराबर बी हो जाए, तो इसे एंटी सिमेट्रिक कहते हैं। अदरवाइज एंटी सिमेट्रिक रिश्ता दो डिफरेंट लोगों में चेक किया जाता है। यहां पर कह रहा है कि ए का रिश्ता बी से है, बी का ए से है, लेकिन ए इक्वल टू बी हो जाए, दिस इंप्लाइज अगर ए और बी बराबर हो जाते हैं तो उसे एंटी सिमेट्रिक कहते हैं, ठीक है, ये एंटी सिमेट्रिक है। तो अब क्या है कहानी कि अगर किसी उसमें सेट में दो एलिमेंट आ रखे हैं तो इसमें नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होंगे। तो चलिए अब आपको ऐसे पता नहीं चलेगा, आपको इसके लिए ट्रिक याद रखो, फॉर्मूला है नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यह 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n n-1/2, ये फॉर्मूला होता है। तो चल अब यहां पर रखेंगे n, n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, यहां पर 2 हैं, तो n की वैल्यू यहां पर क्या है आपके पास 2 दे रखी है, सवाल पर रख दो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, इधर 2 - 1, 1/2, 2 से 2 कटेगा तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 की पावर 1, 4 इंटू 3 12, तो एंटी सिमेट्रिक संबंध 12 बनेंगे। किसी सेट में अगर दो एलिमेंट हैं तो उसके एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कितने बन सकते हैं, 12 बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल, सभी का होमवर्क के रूप में अगला सवाल छोड़ रहे हैं। लेट आर बी अ रिलेशन on a set A such that R equals to R inverse, R किसके बराबर है, R inverse है, then R is, पहला ऑप्शन है बच्चों रिफ्लेक्सिव, दूसरा है सिमेट्रिक,
तीसरा है ट्रांजिटिव, और चौथा ऑप्शन है नल ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये सभी का गृह कार्य है, घर में आज कोशिश करेंगे। आपका जो सेल्फ वाला ग्रुप बना है उस ग्रुप में आप इसका आंसर भेज देना। जिसको नहीं आएगा, मतलब आप करने की कोशिश करिए, जिसे नहीं आएगा वो मुझे उस ग्रुप पर बताइएगा। इसका सही जवाब भी मैं बता देता हूं, जहां तक है ये होगा सही जवाब, सिमेट्रिक रिश्ता होगा। अगर R बराबर R इनवर्स है तो ऐसा रिश्ता R सिमेट्रिक कहलाएगा। आखिर क्यों कहला रहा है, इसका जवाब आप लोग मुझे कहां देंगे? ग्रुप में देंगे सब लोग, ठीक है। आर अगर आर इनवर्स है तो तब ऐसी सिचुएशन में रिलेशन आर क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक, सममित रिलेशन होगा। आखिर क्यों होगा, इसका जवाब आपने देना है, ठीक। नहीं आएगा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कल। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। अभी जो रेगुलर मेरी क्लास चल रही है वो 12:30 बजे बाद स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। 12:30 से 1 के बीच में स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक। उसमें हम क्या वेक्टर पढ़ा रहे थे ना, तो वहां पर चल रहे हैं। और उसमें एक कोरिलेशन और रिग्रेशन वाला टॉपिक था, प्रोबेबिलिटी वाले सेट्स वाले पार्ट में, ठीक है। तो उसमें मैंने कोरिलेशन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ग्रुप में भेज रखे हैं क्या है करके। +1 -1 के बीच में क्या कोरिलेशन की वैल्यू क्या होती है, कहाँ क्या होती है, वो मैंने सब आपको भेज रखा। आप लोग देखिएगा, उस सारे बच्चों उसको जरूर देखिएगा। उससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा उसमें से जो आएगा, ठीक है। हाँ, जो मैंने ऑब्जेक्टिव बना के भेज रखे हैं ग्रुप में, ठीक। कोरिलेशन रिग्रेशन में उससे बाहर सवाल नहीं आता है कभी भी। चलिए, हाँ बस बहुत